Welcome back to Imran Khan Biology. Today the topic for discussion is antibodies. आज के इस टॉपिक में हम एंटीबॉडीज जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं आज हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अच्छा, व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स. एंटीबॉडीज क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन का एक रूल है. प्रोटीन जितनी भी प्रोटीन हमारी बॉडी में उनका एक रूल है. रूल नंबर 1 कि वो क्या करते हैं, वो आपस में बाइंड करते हैं. प्रोटीन्स बाइंड विद ईच अदर. ठीक है, प्रोटीन्स क्या करेंगे? या तो वो आपस में बाइंड करेंगे या फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉडी में बाइंड करेंगे. ठीक, अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अब जब एंजाइम प्रोड्यूस हुए, एंजाइम की प्रोडक्शन हुई. अब एंजाइम करता क्या है? एंजाइम अकेला नहीं रहता, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है. उसे कहते हैं सबस्ट्रेट. सो हम कहेंगे एंजाइम बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट. एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है. और इसी तरह अगर मैं कहूं कि जैसे कि आपने बॉडी के अंदर एक्टिन और मायोसिन की प्रोटीन्स के नाम सुने हैं ना, तो एक्टिन और मायोसिन आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं. ठीक है, तो हम कहेंगे नेक्स्ट इज एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन. तो रूल के मुताबिक आपने हमेशा ये समझना है कि जब भी कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर बनेगा, वो क्या करेगा? वो बाइंड करेगा. या तो अपने दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा या फिर वो किसी दूसरे और मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा. वो लिपिड हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है. ठीक, और वो कुछ और दूसरे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. सो ये रूल आपने याद रखना है कि प्रोटीन्स बाइंड. प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये बाइंड करते हैं. ठीक है, और आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स भी अब हम क्या कहेंगे कि एंटीबॉडीज भी बाइंड करते हैं. ठीक है, एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल या इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आपस में बाइंड करते हैं, एक दूसरे के साथ भी बाइंड करते हैं. और वो ठीक है बैक्टीरिया या वायरस के साथ भी बाइंड करते हैं. ठीक है, सो दे बाइंड विद ईच अदर एंड दे आल्सो बाइंड विद अ वायरस और बैक्टीरिया और फंगस या टॉक्सिन या जो भी है. ठीक है, ये उनके साथ भी बाइंड करेगा. तो ये रूल में आपको क्लियर होना चाहिए कि एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये बाइंड करेंगे. जब ये बनेंगे सेल के अंदर और ये सेल से बाहर निकलेंगे, ये क्या करेंगे? ये बाइंड करेंगे. वो किसके साथ बाइंड कर सकते हैं? या तो बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर सकते हैं, या वो फंजाई के साथ, या वो किसी टॉक्सिन के साथ, ड्रग के साथ, किसी भी चीज़ के साथ. ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी आई. अब लेट्स सपोज कोई ऐसा दूसरा फॉरेन बॉडी आई, ब्लड ग्रुप आया. ठीक है, हमारे साथ मैच नहीं कर रहा, वो उसके साथ भी बाइंड करेगा. ठीक है, और इसके अलावा कोई बाहर से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है, कुछ भी हुआ, और वो इसके साथ भी जाकर बाइंड करेगा. तो ये एंटीबॉडीज का काम है, ये प्रोटीन्स का काम है कि वो बाइंड करता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ. ठीक है, तो इस रूल को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है? अपने लेक्चर को आगे बढ़ाना है. अच्छा, ये बाइंड तो करते हैं, लेकिन ये बाइंड कैसे करते हैं? ये स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं. ठीक है, ये क्या करेंगे? दे बाइंड स्पेसिफिकली. ये बाइंड, ठीक है, हम कहेंगे दे बाइंड स्पेसिफिकली. ये मखसूस, ठीक है, ये स्पेसिफिकली मखसूस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं. हर मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड नहीं करते हैं. ठीक है, ये चंद मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगे. किन के साथ बाइंड करेंगे हम लेक्चर में आगे पढ़ेंगे. सो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले हमने क्या करना है? एंटीबॉडीज का हमने, अगर एग्जाम में आता है इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, या अगर ये कोई टेस्ट में आएगा, ठीक है, एमसीक्यूज में आएगा, तो हमने क्या करना है? हमने इसके टोटल कंसेप्ट्स पढ़ने हैं. तो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले इसके नोट्स भी बनाने और साथ साथ हमने इसके कंसेप्ट्स भी पढ़ने हैं. ठीक है, तो नोट्स बनाने में सबसे पहले आपको ये हेडिंग क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले जो हम हेडिंग देंगे एंटीबॉडीज का, वो हेडिंग क्या होगा? नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज. नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज. मैं डेफिनेशन पहले नहीं पढ़ा रहा. ठीक है, जब आपको सिंथेसिस पता होगी उसके बाद आप डेफिनेशन आसानी से पढ़ सकते हैं, वरना नहीं. ठीक है, सो सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज. अच्छा, हम सिंथेसिस में क्या पढ़ेंगे? हम सिंथेसिस में पढ़ेंगे एंटीबॉडीज बनते कहाँ हैं.
एंटीबॉडीज मेजॉरिटी बी सेल बनाते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट। सो हम कहेंगे सबसे पहला सेंटेंस आपका यही होना चाहिए कि एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय बी सेल्स, ठीक है। ये कौन करेगा? बी सेल या बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाएगा। सो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, ठीक हुआ। अब ये बी सेल्स क्या होते हैं? ये बोन मेरो के अंदर मेच्योर होंगे। मेरा इस पे टोटल लेक्चर भी है, ठीक है, इम्यून सिस्टम पे, इम्यूनिटी पे, वहां पे आप इस लेक्चर को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। सो अब बी सेल क्या होंगे? ये बी लिम्फोसाइट्स इसको बनाएगा, एंटीबॉडी सिंथेसाइज करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, इसकी प्रोडक्शन करेगा। अब ये क्या करेगा? बी सेल, जब भी बी सेल एक्टिव होगा, ठीक है, व्हेन बी सेल्स गेट एक्टिवेटेड, जब ये बी सेल क्या करेगा? बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा, तो ये क्या करेगा? ये एंटीबॉडीज बनेगा। कैसे? ये बी सेल है, ये मैं बना रहा हूं बी सेल, दिस बी सेल। अब ये बी सेल क्या होगा? ये बी सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस न्यूक्लियस ऑफ बी सेल। ये बी सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम मौजूद है। क्रोमोसोम में आपको क्लास 11 के लिए आपने क्रोमोसोम याद नहीं रखने। अगर आप एडवांस लेवल के कोई स्टूडेंट हैं तो आप क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 14 याद रखेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड क्रोमोसोम नंबर 14। लेकिन अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए काफ़ी, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये बी सेल है और ये बी सेल का डीएनए। अब यहाँ पे क्या होगा? बी सेल के डीएनए में हम कहेंगे यहाँ पे एक जीन है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाला जीन है। अब ये जीन करेगा क्या? ये जीन है और जब जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो जीन से क्या बनेगा? जीन से बनेगा आरएनए। अब इससे बनेगा आरएनए, ठीक है, आरएनए बना, दिस इज आरएनए। अच्छा, मैं यहाँ पे वो भी बना रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी बना रहा हूँ, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी बना रहा हूँ, ये गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी, ये ईपीआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें स्टोरी हमेशा ये स्टार्ट करनी है कि ये जीन है और जीन से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी है ना, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसका ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद क्या होगा? यही आरएनए जो बाहर निकलेगा, ये आरएनए जो न्यूक्लियस से बाहर निकला, अब न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद ये क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होंगे? यहाँ पे इसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, ठीक है, राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे। ये आरएनए इसके करीब आएगा और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। ट्रांसलेशन में क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए। अब आरएनए से जब यहाँ पे प्रोटीन बना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इस तरह की प्रोटीन बना, ठीक है, इस तरह के प्रोटीन बने, अब इस तरह का प्रोटीन बना, ठीक। ये प्रोटीन क्या करेगा? ये प्रोटीन एंटर करेगा इनटू द ईपीआर, ये प्रोटीन एंटर करेगा इनटू द ईपीआर। ये अब इस तरह की एक प्रोटीन नहीं बनेंगे, इस तरह के 4 आरएनएस बनेंगे, ठीक हुआ। जब इस तरह के 4 आरएनए बनेंगे, मैं कहता हूं कि इस तरह के 4 आरएनए बने, ये 4 आरएनएस, 4 के 4 आरएनए बाहर निकले और 4 के 4 आरएनए की ट्रांसलेशन हुई, मतलब 4 प्रोटीन्स बने, ठीक है, 4 प्रोटीन्स बने। इनमें से 2 बड़े प्रोटीन्स थे, ये मैं इस तरह बना रहा हूं, 2 बड़े प्रोटीन्स हैं और 2 छोटे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये 2 बड़े प्रोटीन्स और 2 छोटे प्रोटीन्स, ये 2 हैवी प्रोटीन्स, ये 2 लाइट प्रोटीन्स है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 2 हैवी प्रोटीन्स और 2 लाइट प्रोटीन्स होंगे। अब जब ये सारे के सारे ईपीआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर होंगे, एंट्री के बाद ईपीआर के अंदर इनको एक शेप दी जाएगी। ईपीआर के अंदर क्या होगा? इनको एक शेप दी जाएगी। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे एक पॉइंट रखना है, पॉइंट याद रखना है कि ये 4 प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, टेट्रामर है, ठीक है, ये क्या है? ये 4 प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब ये 4 प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल आपने आगे लेक्चर के लिए इसको याद रखना है। ये क्या होगा? ईपीआर के अंदर इसको एक शेप दी जाएगी, इस बड़े वाले प्रोटीन्स को एक शेप दी जाएगी, वो इस तरह की शेप होगा, इस तरह की शेप दी जाएगा और इसको भी शेप दिया जाएगा, इसको, ठीक, इस तरह का शेप दिया गया। ये हैवी चेन्स जो थे, हैवी प्रोटीन्स या हैवी चेन्स,
इनको इस तरह का शेप दिया गया और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू बांध दिए गए, इनके दरमियान बॉन्ड बना दिया गया ताकि इनको आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, और नहीं तो सेपरेट हो जाएंगे। तो इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे बांध दिया गया, डाइसल्फाइड, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज। अब इसके बाद क्या होगा, जो छोटे प्रोटीन से लाइट चेन्स वो आकर, वो लाइट चेन्स जो है, मैं इसको यहाँ पे पर्पल से बना रहा हूँ, लाइट चेन्स को यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर दिया जाएगा, ठीक, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, ठीक है। अब इस तरह की एक शेप बना। अब 4 प्रोटीन्स कंबाइन हुए, चार को कहते हैं टेट्रा, तो ये टेट्रामर बनाए इन्होंने, ये क्या बनाया, टेट्रामर बनाया, ठीक है। तो हम कहेंगे एंटीबॉडीज टेट्रामर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये टेट्रामर होंगे, सही। अब ये जो एंटीबॉडी ईपीआर में बना दी गई, अब इसको सेल से बाहर निकालना है ना, ठीक है। अब इसको जब सेल से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, अब सेल के अंदर कुछ चेंजेस आएगी। नाउ इट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा सेल, इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा सेल कहेंगे, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स आर एंटीबॉडीज रिलीजिंग सेल्स, इस लेवल तक आप यही समझ लें कि प्लाज्मा सेल्स आर एंटीबॉडीज रिलीजिंग सेल्स। अब क्या हुआ, बी सेल को हम कहेंगे कि बी सेल कन्वर्ट होगा इनटू अ प्लाज्मा सेल। एंड व्हाट आर प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज रिलीजिंग सेल्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको पैक करके गोल्जी बॉडी के पास भेजा जाएगा, ठीक है। अब जब इसको गोल्जी बॉडी के पास भेजा गया, मैं इसको यहाँ छोटा करके बना रहा था कि आपको समझ में आए, ये एंटीबॉडीज को यहाँ पे भेजा जाएगा और इसके बाद क्या होगा, इसी एंटीबॉडीज को सेल से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। दिस ऑल एंटीबॉडीज आर टेकन आउट ऑफ अ सेल। अब ये समझाने में कितना वक्त लगा, बहुत वक्त लगा, लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको बनने में ये 1 सेकंड में तकरीबन 2000 एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं 1 सेकंड में, पर सेकंड, ठीक है। और जब भी बी सेल एक्टिव होंगे, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। जब भी कोई फॉरेन कोई पैथोजन का अटैक होगा, कोई बीमारी होगी, कोई डिजीज होगा, तब क्या होगा, ये जब प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, तकरीबन 4 से 5 दिन तक ये एंटीबॉडीज रिलीज करते जाएंगे और ये पर सेकंड 2000 एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, 2000, ठीक है। अब ये तकरीबन 4 से 5 दिनों में ये अरबों मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडीज के रिलीज करेंगे। ये अरबों मॉलिक्यूल्स, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड बाय अ प्लाज्मा सेल, किस चीज का, एंटीबॉडीज का, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, ठीक है। तो सिंथेसिस में आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जब ये लेट्स सपोज कि ये बी सेल है, ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट, ठीक, जब ये एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई जीन होगा, इस जीन से आरएनए बनेगा और ये इस जीन का नाम क्या है, एंटीबॉडीज रिलीजिंग जीन, ये एंटीबॉडी वाला जीन है, ठीक है। इसने एंटीबॉडी बनाना है, एंटीबॉडी के प्रोटीन इसने बनाने हैं, ठीक है। इससे आरएनए बनेगा और इस तरह की, ठीक है, एक नहीं तकरीबन 2 ज़्यादा जीन्स होते हैं, ठीक है। इससे आरएनए बनेगा और आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, उसकी ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन ईपीआर के अंदर एंटर कर दिया गया और ईपीआर में एंट्री के बाद इसको एक प्रॉपर शेप दिया जाएगा, वाई शेप्ड, ये वाई की तरह दिख रहा है, ठीक है, वाई शेप्ड। और फिर क्या होगा, इसको गोल्जी बॉडी के पास ट्रांसफर किया जाएगा और फाइनली आउट ऑफ अ सेल, और ये एंटीबॉडी सेल से बाहर इस तरह निकला, ठीक है। जो सेल एंटीबॉडीज रिलीज करता है उसे कहते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। जब भी सेल एक्टिव होंगे इसे कहेंगे प्लाज्मा सेल्स। सो प्लाज्मा सेल्स आर एंटीबॉडीज रिलीजिंग सेल्स। ये हुई इसकी सिंथेसिस, किस चीज की सिंथेसिस, ये एंटीबॉडीज की सिंथेसिस हुई। हाउ एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन बी सेल्स या इन बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं, ठीक हुआ। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो एंटीबॉडी बाहर निकल आया, ये एंटीबॉडी जो बाहर निकल आया, हमने प्रोटीन का हमने रूल पढ़ा। रूल में क्या था कि प्रोटीन्स बाइंड करते हैं। नंबर 1, एक तो ये आपस में बाइंड कर गया ना, प्रोटीन्स यहाँ पे सेपरेट थे शुरू में, लेकिन ये आपस में क्या हुआ, ये आपस में बाइंड कर गए। एक नंबर 1, एक तो ये आपस में बाइंड करते हैं।
नंबर 2, जब ये सेल से बाहर निकलेंगे ये क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या किसी पार्टिकल के साथ ये बाइंड करेंगे। ये क्या करेंगे, नाउ दीज बाइंड, ये बाइंड करते हैं, ठीक है, मैं इधर बना रहा हूँ, ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं। किसके साथ बाइंड करेंगे, या तो ये बैक्टीरिया के साथ करेंगे, ठीक है, कोई जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा उसके खिलाफ बनेगा, ठीक, या फिर ये बाइंड करेंगे किसके साथ, फंजाई के साथ या किसी टॉक्सिन के साथ, ठीक है, या एक्सेट्रा जो भी है, या जो भी एंटर हुआ, सही, ये उनके साथ क्या करेगा, ये आगे जाकर उनके साथ ये बाइंड करेगा। ये क्या करेगी, उनके साथ बाइंड करेगा, ठीक हुआ। अच्छा जी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हेडिंग नंबर 2 हम देंगे। हेडिंग नंबर 2 इज, हम अभी क्या करेंगे, एंटीबॉडीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब जब आपने ये समझ लिया कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं, दे आर प्रोटीन इन नेचर, है ना, ये प्रोटीन से बने, और आपने इसकी सिंथेसिस भी समझ ली, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एंटीबॉडीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। हेडिंग नंबर 2 इज डेफिनेशन ऑफ एंटीबॉडी। हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, एंटीबॉडीज आर क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं ना, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, दीज आर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, मैं आप लिख लेता हूं, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं, दैट बाइंड करते हैं ना, दैट बाइंड, ये क्या करेंगे, बाइंड करेंगे किसके साथ, ठीक है, विद एंटीजन, दैट बाइंड विद एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट बाइंड विद एंटीजन, ठीक हुआ। अब या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंटीजन, ठीक है, these are proteins, ये definition number 1, definition number 2, antibodies are proteins that recognize, पहचानेगा, recognize, ठीक है, antigens, ये antigen recognize करते हैं, recognize means पहचानना, पहचानते हैं antigen को, ठीक हो। ये इसकी definition हुई कि these are proteins that bind with antigen, these are proteins that recognize antigen। अच्छा, अब इसके बाद अब ये एंटीजन क्या होते हैं, हम क्या करेंगे, एंटीजन की डेफिनेशन देंगे, हेडिंग देंगे कि एंटीजन क्या होते हैं, व्हाट आर एंटीजन्स। हेडिंग नंबर 3 इज एंटीजन। व्हाट आर एंटीजन्स, ये एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स आर फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन जो बाहर से आते हैं, ये उर्दू वाला फॉरेन नहीं है, ठीक है, ये हिंदी वाला फॉरेन नहीं है, ये जो क्या होगा, ये फॉरेन क्या होगा, जो बाहर से आएंगे, these are foreign substance, ठीक है, क्या होंगे, these are foreign substance, ठीक हुआ। ये फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। अब फॉरेन सब्सटेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया बाहर से आते हैं ना, फंजाई बाहर से आते हैं, इसी तरह कोई वायरस क्या होगा, वो बाहर से आएगा, ठीक है, या कोई टॉक्सिन का मॉलिक्यूल है, कोई जहरीला मॉलिक्यूल, वो बाहर से आएगा ना। अब ये कोई ऐसा फॉरेन सब्सटेंस है, एंटीजन क्या होते हैं, ये फॉरेन सब्सटेंस है जिनको एंटीबॉडी पहचानेगा, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडीज। सो व्हाट आर एंटीजन्स, दीज आर फॉरेन सब्सटेंस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, एंटीबॉडीज, जिनको क्या करेगा, एंटीबॉडीज इनको रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये क्या होते हैं, ये एंटीजन की डेफिनेशन हुई। ये ऐसे फॉरेन मॉलिक्यूल्स होंगे या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको एंटीबॉडी पहचानेगा और उनके साथ बाइंड करेगा, ठीक है, जिनको रिकॉग्नाइज करेगा और उनके साथ बाइंड करेगा, ठीक हुआ। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट हेडिंग इज हेडिंग नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अच्छा, नंबर 1, दीज आर वाई शेप्ड, क्या होंगे,
स्ट्रक्चर में होगा ये वाई शेप्ड होंगे, ठीक है, वाई की तरह दिखेंगे, वाई शेप्ड। ये इस तरह के होंगे। हम कहेंगे इनके जो स्ट्रक्चर होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज दे आर, ये क्या होंगे, दे आर मेड ऑफ टेट्रापेप्टाइड। 4 पेप्टाइड से बने थे ना, कितने मॉलिक्यूल से शुरू में याद होगा जब ईपीआर के अंदर एंटर हुए, 4 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे, सो टेट्रापेप्टाइड। हम क्या कहेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर इज, ये टेट्रापेप्टाइड से बने होते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेट्रापेप्टाइड, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है, टेट्रापेप्टाइड। अच्छा एक होते पेप्टाइड, एक होते प्रोटीन। इन दोनों में फर्क ये होगा, जब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, इसे कहेंगे प्रोटीन। और जब कम अमाइनो एसिड्स छोटे, ठीक है, जब कम अमाइनो एसिड्स बाइंड करेंगे और एक मॉलिक्यूल बनाते, इसे कहते हैं पेप्टाइड। आसान अल्फाज में जो छोटे प्रोटीन्स होंगे इसे हम पेप्टाइड कहेंगे, बड़े प्रोटीन्स को तो प्रोटीन ही कहेंगे, ठीक है, छोटे प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड कहेंगे, ठीक। अब ये टेट्रापेप्टाइड होंगे और ये बने होंगे 2 हैवी चेन से, 2 हैवी चेन्स, ठीक है, 2 हैवी चेन्स बड़े, ठीक है, वो बड़े वाली चेन्स होते हैं, एंड 2 लाइट चेन्स, 2 हल्के या छोटे वाली चेन से बने होते हैं, ठीक है। सो हम कहेंगे 2 हैवी चेन से बने होंगे और 2 लाइट चेन से कहीं बने होंगे। हम कहेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज दे आर मेड ऑफ टेट्रापेप्टाइड इन विच 2 peptides are belong to the heavy chain and 2 peptides belong to the light chain, ठीक है, 2 heavy chain से बने होंगे और 2 light chain से बने होंगे। और क्या होगा, हम जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, ये heavy chain और ये क्या थे, ये light chain, ये light chain, और ये आपस में कैसे बाइंड होते हैं जी, ये आपस में सेपरेट तो नहीं होंगे, है ना, ये बाइंड होंगे। और जब ये आपस में बाइंड होंगे, मैं इसको ब्लैक से बना रहा हूँ, हमने शुरू में पढ़ा ये किस बॉन्ड से बाइंड होंगे, इसे कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाई का मतलब है 2, डाइसल्फाइड, सल्फाइड कैसे, सल्फर को, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, इनका भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, ठीक है, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में ये बाइंड होते हैं। हेवी चेन्स एंड लाइट चेन्स आर कनेक्टेड बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, हेवी चेन और लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये बाइंड होते हैं, ठीक है। अब ये इनका टोटल स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एंटीजन बाइंड होगा, इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे एंटीजन बाइंड होगा, इसे कहते हैं वेरिएबल डोमेन, वेरिएबल डोमेन, ये भी वेरिएबल डोमेन है, वेरिएबल डोमेन, ठीक है, ये भी वेरिएबल डोमेन। और ये क्या होगा, ये नीचे वाला ये कांस्टेंट डोमेन होगा, ठीक है, नीचे वाला क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट डोमेन, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, MAIN, ये भी कांस्टेंट डोमेन है, ठीक है, कांस्टेंट डोमेन, CD कांस्टेंट डोमेन, ठीक है। तो हम कहेंगे एंटीबॉडीज इनका वेरिएबल डोमेन भी होगा और इनका कांस्टेंट डोमेन भी होगा। और एंटीबॉडीज एंटीजन को कहाँ से बाइंड करेंगे, वेरिएबल डोमेन से बाइंड करेंगे, ठीक है। बाकी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इतना डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ इनके वेरिएबल इस वाले पोर्शंस, इन वाले पोर्शंस में डिफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस होगा और बाकी इन वाले पोर्शन में डिफरेंस नहीं होता। इसी वजह से हम कहते हैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते, सिर्फ ये दोनों चेंज होते हैं, ठीक है, सही। और एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन को बाइंड करता है, 2। एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन को बाइंड करेगा, 2। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन्स को बाइंड करता है, एक यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक, एक ये और एक ये, 2 एंटीजन्स को ये बाइंड करते हैं, ठीक हुआ। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हुआ, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर हुआ। अब हेडिंग नंबर 5 में क्या होगा, हेडिंग नंबर 5 होगा हाउ एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, ठीक है, हेडिंग नंबर 5, हाउ एंटीबॉडीज neutralize
न्यूट्रलाइज टॉक्सिन या वायरस, ठीक है, स्लैश वायरस, ठीक है, यही भी लिखता हूं वायरस या वायरसेस, ठीक है, टॉक्सिन या वायरसेस। अच्छा ये कैसे करते हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है ये हमारा कोई भी सेल है, ये हमारा सेल और ये हमारी सेल की बाहर एक रिसेप्टर है, ठीक है, ये एक रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर मतलब ये रिसीव करता है, ठीक है, रिसीव करना। ये हमारा सेल है, ह्यूमन सेल, और ये इसके रिसेप्टर है, ठीक है। अब इस रिसेप्टर के साथ क्या करेगा? वायरस का मॉलिक्यूल, सपोज ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, ये वायरस का मॉलिक्यूल क्या करते हैं? रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। वायरस का मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जब भी ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तब वायरस क्या होगा? वायरस के जीनोम सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, या वायरस खुद सेल के अंदर एंटर होगा या उसके जीनोम सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, उसका डीएनए आरएनए सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। अगर रिसेप्टर ना होता तो वायरस कभी इस सेल को इन्फेक्ट ना करता। अब ये रिसेप्टर मौजूद है तो वायरस जब इसके साथ बाइंड करेगा, जैसे किसी ताले के साथ कोई चाबी बाइंड करते हैं, उसको खोल देते हैं ना। अब जब इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा? ये वायरस इस वाली सेल को इन्फेक्ट करेगा, इसको मुतासिर करेगा, इसको बीमार कर देगा। अब अगर ये वाला रिसेप्टर मौजूद नहीं है, तो ये वायरस इस वाली सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये वाला वायरस इस वाली सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता अगर ये वाला रिसेप्टर मौजूद नहीं है। अब ये वाला रिसेप्टर मौजूद है, नंबर 1, या तो ये रिसेप्टर मौजूद ना हो तब ये वाला वायरस इसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, या नंबर 2, हमने इस वाले रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, या वायरस को हमने ब्लॉक करना है या हमने रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। अब क्या होता है? ये वायरस है, अब एंटीबॉडी जो ये वायरस जब सेल हमारे बॉडी के अंदर एंटर होगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे। ये एंटीबॉडीज करेंगे क्या? ये एंटीबॉडीज वायरस के साथ बाइंड करना शुरू कर देंगे। अब इसके साथ बाइंड करना शुरू कर दिया। अब ये वायरस जब इसके करीब आएगा, इस वाले सेल के करीब आएगा, जब ये अपने रिसेप्टर के करीब आएगा तो ये एंटीबॉडीज इसको यहाँ पे बाइंड नहीं करने देंगे। जब ये एंटीबॉडीज इसको यहाँ पे बाइंड नहीं करने देंगे तो ये वाला सेल अब इन्फेक्ट नहीं हो सकता। ये वायरस क्या हुआ? ये वायरस मौजूद है बॉडी के अंदर लेकिन ये न्यूट्रलाइज हो गया। किसने न्यूट्रलाइज किया? एंटीबॉडीज ने। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। हाउ एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स या वायरसेस, ठीक है। एंटीबॉडीज वायरसेस को इस तरह न्यूट्रलाइज करते हैं कि एंटीबॉडीज बाइंड टू द वायरस, ये वायरस से बाइंड करेगा, दस वायरस कैन नॉट गेट अटैच्ड विथ द रिसेप्टर। तो वायरस क्या करेगा? रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो सकता एंड इट कैन नॉट इन्फेक्ट द सेल, वो सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो ये इसकी न्यूट्रलाइजेशन होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो वायरस हो, वो कोई जहरीला मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। इंसान क्या करते हैं, खुदा न खासा गलती में कोई जहरीला मॉलिक्यूल खा लेते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करना भी किसका काम है? वो भी एंटीबॉडीज का काम है। तो टॉक्सिन्स को या वायरस को न्यूट्रलाइज करना किसका काम होगा? एंटीबॉडीज का, ठीक है। दिस इज हाउ एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज वायरसेस एंड टॉक्सिन्स। अच्छा, इसके बाद हेडिंग नंबर 6 इज हाउ एंटीबॉडीज एलिमिनेट बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स, ठीक है। हाउ एंटीबॉडीज एलिमिनेट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को कैसे एलिमिनेट करते हैं? एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को खत्म कैसे करते हैं? ये खुद उसको मारते नहीं है, ठीक है। मतलब ये हमारा ये बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया एंटर हुआ, ये कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होता है, अब इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होगा ना। इसके खिलाफ क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स होगा। जब इस बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो ये क्या करेगा? एंटीबॉडीज
इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर देंगे। जब ये इस बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर गया, कौन, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है। अब एंटीबॉडीज जब इसके खिलाफ बाइंड कर गए, अब एंटीबॉडीज करते क्या है, एंटीबॉडीज एक्टिवेट कंप्लीमेंट सिस्टम। मेरा कंप्लीमेंट सिस्टम पे एक पूरा लेक्चर मौजूद है, ठीक है, उसको जरूर देखें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे कंप्लीमेंट सिस्टम को, और कंप्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। ये कंप्लीमेंट सिस्टम करेगा क्या, ये इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को पंचर कर देगा, सॉरी सेल मेम्ब्रेन को। जब इसका सेल मेम्ब्रेन पंचर हो गया तो ये क्या करेगा, सेल, ये बैक्टीरिया ऑस्मोटिक बर्स्ट से तबाह हो जाएगा, ऑस्मोटिक बर्स्ट कर जाएगा और ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाउ एंटीबॉडीज एलिमिनेट बैक्टीरिया। नंबर 1, एंटीबॉडीज एक्टिवेट कंप्लीमेंट सिस्टम। एंटीबॉडीज एक्टिवेट कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, कौन, ये एंटीबॉडीज, ठीक हुआ। ये एंटीबॉडीज कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। नंबर 2, ये क्या करेंगे, चंद यहाँ पे कंप्लीमेंट सिस्टम को, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे। ये मेरे कंप्लीमेंट सिस्टम के लेक्चर में पूरा मौजूद है, ठीक है। एंटीबॉडी, नंबर 2, ये किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे बैक्टीरिया को। नंबर 2, एंटीबॉडीज एक्टिवेट करेगा, एंटीबॉडीज एक्टिवेट करेगा कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को, और कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट करेंगे WBCs को, ठीक है। एंटीबॉडीज एक्टिवेट कंप्लीमेंट सिस्टम एंड कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट WBCs। WBCs में कौन कौन से होते हैं, मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब जब मैक्रोफेज या लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गया, इसको किसने एक्टिवेट किया, इस वाले प्रोटीन ने एक्टिवेट किया। ये कौन से प्रोटीन से, कंप्लीमेंट प्रोटीन से, ठीक है। इनको किसने एक्टिवेट किया, एंटीबॉडी ने। अब एंटीबॉडी एक्टिवेट करेगी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट करके मैक्रोफेज को, मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर देगा, इसको खा लेगा, इनगल्फ कर देगा, इसको खा लेगा। अब ये मैक्रोफेज भी हो सकता है, न्यूट्रोफिल भी हो सकता है, ठीक है, सही। तो हम कहेंगे नंबर 2, एक्टिवेट कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, कंप्लीमेंट प्रोटीन CP, और फिर CP एक्टिवेट्स क्या, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज इनगल्फ्स, मैक्रोफेज इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, बैक्टीरिया होगा, टॉक्सिन होगा, जो भी होगा उसको इनगल्फ कर देगा। तो ये क्या हुआ, ये हाउ एंटीबॉडीज एलिमिनेट बैक्टीरिया या वायरसेस या टॉक्सिन्स, ये कैसे इनको एलिमिनेट करते हैं, इन 2 सिस्टम्स के थ्रू एक्टिवेट करेंगे। नंबर 1, एंटीबॉडी अटैच होगा बैक्टीरिया के साथ या टॉक्सिन के साथ या वायरस के साथ, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी बॉडी के अंदर मौजूद तो नहीं रहना, उसको एलिमिनेट होना है ना, ख़त्म होना है। ये इनके साथ अटैच होगा एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी एक्टिवेट करेगा कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को, और कंप्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के अंदर होल बना लेंगे, सुराख बना लेंगे, और वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को बस्ट कर देगा। नंबर 1। नंबर 2, एंटीबॉडी एक्टिवेट करेगा कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट करेंगे मैक्रोफेज को या न्यूट्रोफिल्स को, और वो क्या करेंगे, वो इनगल्फ कर देंगे, खा लेंगे, जिंदा निगल लेंगे, ठीक है, निगलना, इनगल्फ करना। इस तरह बैक्टीरिया, फंगस, टॉक्सिन्स, वायरस बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक हुआ। अच्छा, अब इसके बाद द लास्ट हेडिंग है हमारा, लास्ट हेडिंग जो होगा हमारा, ये 6th था हमारा, ठीक है, हाउ एंटीबॉडीज एलिमिनेट बैक्टीरिया, ये 6th था। 7th है हमारा लास्ट, और ये आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा कोरोना वायरस के दौरान, ठीक है, उस पेंडेमिक के दौरान आपने सुना होगा पैसिव इम्यूनिटी। 7th हेडिंग इज पैसिव इम्यूनिटी। ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होते हैं, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये मदर है और ये क्या होगा, मदर इज प्रेग्नेंट, ठीक है, उसका बच्चे,
अब ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसके बेबी है, ठीक है, मैं इसको बना रहा हूँ ब्लू से बना रहा हूँ बेबी को, और मदर और बेबी जो ये कनेक्ट होते हैं प्लेसेंटा से, ठीक है, ये प्लेसेंटा से कनेक्ट होंगे। अब क्या होगा, मदर जो एंटीबॉडीज बनाएगी, मदर ने जो एंटीबॉडीज बनाई, एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज क्रॉस करेंगे प्लेसेंटा और फीटस के अंदर, बच्चे के अंदर चली जाएंगे और वहां पे बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट पैथोजेंस, ठीक है। अब बनाए किसने एंटीबॉडीज? मदर ने बनाए, लेकिन मदर ने ट्रांसफर किया इसको फीटस में, बच्चे में, ठीक है। इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होगा जो हम खुद बनाएंगे, वो एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव क्या होगा? जब किसी और से एंटीबॉडीज हमारे अंदर आएंगे। मिसाल के तौर पर पेंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान क्या हुआ, हम किसी से सीरम लेते थे, प्लाज्मा लेते थे किसी पेशेंट से। अब लेट्स सपोज एक बंदा है वो इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये बंदा है, इसको कोरोना ने इन्फेक्ट किया, इन्फेक्शन के बाद अब ये पर्सन क्या करेगा, कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। अब इसने जब एंटीबॉडीज बना लिए, अब ये एक दूसरा ऐसा बंदा है, ये वाला बंदा जो है, ये अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुआ, इस वाले को अभी तक इन्फेक्ट नहीं किया गया, कोरोना ने अभी तक इसको इन्फेक्ट नहीं किया। अब क्या होगा, हम इसमें से सीरम लेंगे, इसमें से प्लाज्मा लेंगे, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर, ब्लड का जो प्लाज्मा है ना, उसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। हम इसमें से प्लाज्मा लेंगे और यही प्लाज्मा इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। जब हमने यही वाला प्लाज्मा इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, नाउ दिस पर्सन इज प्रिपेयर्ड अगेंस्ट कोरोना। अब ये बंदा जो है कोरोना के खिलाफ ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने इससे एंटीबॉडीज रिसीव कर लिए, ये रिसिपिएंट है, ठीक है। अब इस बंदे ने ये वाली एंटीबॉडी खुद नहीं बनाई, इस बंदे से ली, इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इसको कोरोना के खिलाफ निजात दिलाएगा, उसके खिलाफ लड़ेगा, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब ये क्या करेगा, इसे हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी, इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, ठीक है, कोई दूसरा बंदा एंटीबॉडीज बनाएगा, वो खुद इन्फेक्टेड होगा, ठीक है, और उससे प्लाज्मा हम सीरम लेंगे और अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे ताकि हम महफूज रह सकें, ठीक है। इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जब तक ये ड्रग्स हमें पता नहीं होता, लेट्स सपोज हमें शुरू में पता नहीं था ना कि ये कौन सा वायरस है जिसने इस पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया, सही, तो हमें पता तो नहीं था। तो हमें ये पता नहीं था, तो हमने इसके खिलाफ अभी तक मेडिसिन भी नहीं बनाए थे, तो मेडिसिन भी मौजूद नहीं है, तो ये क्या करे, पूरी दुनिया को लपेट में ले रहे। तो हमने क्या किया, एक ऐसा टेक्निक था, हमने पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया, ठीक है, ताकि हम ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर हो अगेंस्ट द कोरोना अटैक या अगेंस्ट द पैथोजन अटैक। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सही, हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।